हेलो ऑल एंड वेलकम बैक अगेन। तो जनरल स्टडीज़ के पेपर 3 में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी और साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस। पहले हम लोग जो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस आ रखे हैं उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, हमारे 2024 के लिए एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू मीट द कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ एनर्जी रिसोर्स इन इंडिया। आगे बोला जा रहा है, डिस्कस विद स्पेशल रेफरेंस टू रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज। पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं क्योंकि ये एक प्रोबेबल क्वेश्चन है। सेम यही क्वेश्चन भी हमारे एग्जामिनेशन में आ सकती है। क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि अब हमें देखने को मिल रहा है कि हमारी अब एनर्जी की डिमांड काफ़ी ज़्यादा लगातार बढ़ते जा रही है। इस एनर्जी की डिमांड को, इस बढ़ते एनर्जी की डिमांड को किस तरीके से इंडिया आखिर में क्या पॉलिसी ऐसी बना रहा है कि अपने इस एनर्जीज़ को हम कैसे मीट करेंगे। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि हमें कुछ स्पेशल रेफरेंसेस आपको बताने हैं जिसमें हम रिन्यूएबल और जो सस्टेनेबल एनर्जी है इस पर हम क्या क्या काम कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, है तो ये बेसिक क्वेश्चन हमारा, जो हमारा इकोनॉमी से भी आप इसे रिलेट कर सकते हैं, इन्वायरमेंट का ये मेन क्वेश्चन है। इसके अलावा हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर साइंस एंड टेक का भी आइडिया, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर जब हम रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करते हैं तो एक साइंस का ही टॉपिक हो जाता है। अब इसके आंसर के बारे में डिस्कशन करते हैं। आंसर को स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले लिखना होता है इंट्रोडक्शन, फिर हमारे पास आती है मेन बॉडी और लास्ट में हम लोगों को लिखना होता है कंक्लूजन। इंट्रो और बॉडी को आपस में कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं एक तरीके का फ्लो चार्ट। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर में इस क्वेश्चन के हिसाब से चीज़ें क्या लिखें, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में जो हमारी एनर्जी की डिमांड है। अब इस एनर्जी की डिमांड के लिए हम लोग ये लिख सकते हैं कि अब इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री होने के कारण से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहा है और इस आगे बढ़ने के सीक्वेंस में हमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखने को मिल रही है, हमें कॉम्प्लेक्सेस फॉर्मेशन देखने को मिल रहे हैं और साथ ही साथ में अर्बनाइजेशन प्रोसेस भी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ की तरफ से भी अगर हम लोग देखें तो हमें एनर्जी की डिमांड देखने को मिलती है और अर्बनाइजेशन की वजह से भी जो हाउस होल्ड्स हैं उनको भी एनर्जी की डिमांड देखने को मिल जाती है। तो हमें यहाँ पर कॉमर्शियल और डोमेस्टिक दोनों ही फॉर्मेट में एनर्जी की डिमांड होती है और इन दोनों को आपस में जो कनेक्ट करती है, जिसे हम ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी बोल सकते हैं, ये ट्रांसपोर्ट नेटवर्क अगेन हमसे एनर्जी की डिमांड करती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो बीइंग अ पॉपुलस कंट्री, बीइंग अ डेवलपिंग नेशन, बीइंग अ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, एनर्जी की डिमांड बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल जाती है अगर कंपैरेटिव टू अदर कंट्रीज़ अगर हम लोग बात करते हैं तो। फिर हम लोग यहाँ पर एक फ्लो चार्ट ये बना करके दिखा सकते हैं कि जो एनर्जी की डिमांड है हमारे कंट्री में वो किस तरीके से मीटअप की जा रही है। जैसे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम लोग थर्मल पावर प्लांट से ले लेते हैं जहाँ पर कोल बेस्ड होती है। इसके अलावा हम न्यूक्लियर से एनर्जी बना रहे हैं। तो हम यहाँ पर ये दिखा सकते हैं कि जो हमारी एनर्जी की डिमांड आ रही है अलग अलग जगहों पे वो हम किस तरीके से मीटअप कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे पास में सीएनजी बेस्ड होती हैं, पेट्रोलियम बेस्ड है, डीजल बेस्ड है और इसके अलावा अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आ गए हैं। सो हमारे पास जो ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज हैं, इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर भी हम इक्वली फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा नई टेक्नोलॉजी पर भी फोकस कर रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन बेस्ड हो गई। तो ये हम लोग दिखा सकते हैं एज अ फ्लो चार्ट, एक टेबल बना करके यहाँ पर दिखा सकते हैं कि एनर्जी डिमांड ऑफ इंडिया क्या है और इंडिया इस समय किस तरीके से ट्रेडिशनल और रिन्यूएबल एनर्जी को कैसे यहाँ पर मिक्स कर रहा है या फिर अपनी एनर्जी की डिमांड को मीटअप करने के लिए क्या तरीके अपना करके रखा हुआ है। ये टेबल आप लोगों को शेयर कर दी जाएगी जो टेलीग्राम ग्रुप है। टेलीग्राम ग्रुप में भी आप इन मटेरियल्स को फ्रीली अवेलेबल कर सकते हैं, वहाँ पर जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है, वहाँ से जा करके ज्वाइन करके आप इन पीडीएफ्स को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये तो हम लोगों ने बात कर लिया कि फ्लो चार्ट वगैरह किस तरीके का रहेगा। अब हम मेन बॉडी में आ जाएंगे। सो मेन बॉडी में हम ये बताएंगे कि इंडिया की जो बढ़ती एनर्जी की डिमांड है उसमें हम लोग क्या क्या स्टेप्स लेकर के रखे हुए हैं। इन स्टेप्स में हम ये बताएंगे जो हमारे ट्रेडिशनल
एनर्जी सोर्सेज हैं उनको हम धीरे धीरे मिनिमाइज कर रहे हैं। दूसरा, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर के आ रहे हैं, लोगों के बीच तक पहुंचा रहे हैं सब्सिडीज़ के फॉर्मेट में, एक्सेसिबिलिटी के फॉर्मेट में, और प्रमोशन भी किया जा रहा है कहीं ना कहीं हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखते हैं तो। इसके अलावा जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं इनके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी सेटअप करने पड़ रहे हैं। पब्लिकली जिस तरीके से पेट्रोल पंप अवेलेबल होते हैं वैसे ही पब्लिकली हमें चार्जिंग स्टेशंस भी बनाने हैं। इसके अलावा हमें कुछ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी डेवलप करने हैं जो कि हमारे इस एनर्जी डिमांड को मीट भी करेंगे। हम लोग एनर्जी डिमांड केवल रिन्यूएबल एनर्जी से अभी फिलहाल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमें ट्रेडिशनल सोर्सेज को भी अब स्टोर करके रिजर्व करके रखना पड़ रहा है, और इसीलिए अभी हम लोगों ने रिजर्व पेट्रोलियम भी बना करके रखे हुए हैं अलग अलग जगहों पर, जैसे चांदीपुर हो गए या फिर पादूर हो गया। इसके अलावा हमें आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिल जाती है। तो हमारे पास अलग अलग जगहों पे अब हम लोग 120 डेज के लिए, जो पहले 90 दिनों का हुआ करता था, वो अब मोर देन 120 डेज के लिए हम अपना पेट्रोलियम रिजर्व बना करके रखे हुए हैं कि इन केस हमारा इंपोर्ट अगर किसी तरीके से प्रभावित भी होता है तो भी हम 120 डेज के लिए सेल्फ सफिशिएंट रहेंगे, और इन 120 डेज में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी जाएंगे। इसके अलावा पॉलिसी सपोर्ट किया जा रहा है और तमाम चीज़ें की जा रही हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग दिखा सकते हैं एज अ स्टेप कि हम एनर्जी की डिमांड को किस तरीके से मीटअप कर रहे हैं। फिर हम लोग दूसरे पार्ट में आ जाएंगे जहां पर हम ये दिखाएंगे रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल एनर्जी में किस तरीके से हम यहां पर काम कर रहे हैं। इसमें हम ये भी दिखाएंगे कि जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जिसमें हमारा गोल नंबर 12 जो ये बात करता है सस्टेनेबल एंड कंज्यूम, जो हम एनर्जी कंज्यूम करते हैं उसको सस्टेनेबल बना करके रखना है, तो इस चीज़ पर भी हमारे यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। लास्ट में कंक्लूड करते हुए हम ये दिखा सकते हैं कि इंडिया कई ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में भी पार्टिसिपेट कर रहा है जहां पर हम रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करते हैं, और हम लोगों ने अर्थ ओवरशूट डे, अर्थ आवर और इंटरनेशनल सोलर अलायंस इस तरीके के भी प्लेटफॉर्म्स बना रखे हैं जिस पर हम एनर्जी की जो क्रिटिकलिटी है, एनर्जी की जो सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस है, उसको भी हम ना सिर्फ केवल और केवल वर्ल्ड तक पहुंचा रहे हैं, बल्कि उसकी जो डेंजर है, उसकी जो सिग्निफिकेंस है, उसको भी हम काफ़ी भली भांति देख रहे हैं। सो ये हम लोगों ने पूरा स्ट्रक्चर डिस्कस किया। एक बार चलते हैं जरा इस आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। सो इंट्रोडक्शन के तौर पर हम यहाँ पर सिंपली दिखा दिए हैं कि इंडिया इज टेकिंग सिग्निफिकेंट स्टेप टू मीट द कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग डिमांड फॉर एनर्जी। अब किस तरीके से यहाँ पर स्टेप्स लिए जा रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के एक्सपेंशन को लेकर के लिए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पॉलिसी सपोर्ट किए जा रहे हैं, सोलर और विंड एनर्जीज बनाए जा रहे हैं, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हम लोगों ने करके रखा हुआ है, प्रायोरिटी बेस्ड और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स हम लोग दे रहे हैं, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हम लोगों ने चला करके रखा है, और फॉरेन पार्टिसिपेशन भी हम लोग यहाँ पर सीक कर रहे हैं जिससे हम एनर्जी की नई नई चीज़ों को बनाएं। ये जो फॉरेन पार्टिसिपेशन है वो हम न्यूक्लियर में भी देख रहे हैं, और साथ ही साथ में हाइड्रोजन और बाकी जितने भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी या फिर एनर्जी डिमांड की चीज़ों को फुलफिल करने के लिए आ रही हैं, उसमें भी हम लोग यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन और इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन भी हम लोग यहाँ पर सीक कर रहे हैं। लास्ट में अल्टीमेटली यहाँ कंक्लूड कर सकते हैं कि दीज स्टेप्स रिफ्लेक्ट इंडियाज कमिटमेंट टू अ सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर एंड इट्स प्रोएक्टिव अप्रोच टू एड्रेसिंग द challenges posed by the increasing energy demand। दूसरा क्वेश्चन हम लोग यहां पर देख सकते हैं, व्हाट आर इंडियाज मेन अचीवमेंट इन बायोटेक्नोलॉजी, हाउ विल दीज हेल्प इन अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो फिर से पूछा जा सकता है, इसलिए इसको जरा प्रिपेयर करके रखना है। सबसे पहले यहां पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको समझ लेते हैं। पूछा यह जा रहा है कि इंडिया का अभी बायोटेक्नोलॉजी को लेकर के क्या अचीवमेंट देखने को मिल रही है। ये जो हमें बायोटेक्नोलॉजी है ये हमें अलग अलग सेक्टर्स में भी देखने को मिल जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं हेल्थ को लेकर के, हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर के, हम लोग यहाँ पर इस बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी हमारी स्पेस मिशंस वगैरह होते हैं, और हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे जो डेली लाइफ की चीज़ें होती हैं वहाँ पर भी। इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब जैसे हेल्थ के बारे में बात करें तो हम यहाँ पर स्टेम सेल के फॉर्मेट में चीज़ों को देख सकते हैं। स्टेम सेल से हम जो भी बीमारियाँ उसको मतलब सही करने की, क्योर करने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा, हम लोगों ने यहाँ पर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वगैरह चला करके रखा हुआ है। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट दो तरीके का है, एक है रीड और दूसरा है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो रीड एंड राइट है।
इंडिया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट रीड एंड राइट का भी एक मेंबर है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी यानी जो बायोटेक्नोलॉजी है उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और आर्टिफिशियल तरीके से जो भी एंडेमिक स्पीसीज हैं या जो विलुप्त हो गए हैं उनको हम वापस से रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, स्पेस में भी हम लोग बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड मिशंस को भेजते हैं, वहां पर भी हम बायोटेक्नोलॉजी के जो भी मतलब इन्वायरमेंटल रिलेटेड, क्लाइमेट रिलेटेड चीज़ों को हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। बाकी डेली लाइफ के लिए तो हम लोग यहाँ पर बोल ही सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी डेली लाइफ के लिए भी हम लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि कैसे और किया जा सकता है। फिर हमारे पास है हाउ विल दीज हेल्प इन अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। देखिए, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, कि यहाँ पर उतने कॉस्ट नहीं होते हैं कि ये अफोर्डेबल हो सके, और दूसरा एक्सेसिबिलिटी भी नहीं हो पाती है कि ये टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं पेनिट्रेशन हमें सोसाइटी में देखने को नहीं मिलता है। जो टॉप क्लास के केवल लोग होते हैं वही केवल इस चीज़ को अवेल कर पाते हैं। तो पेनिट्रेशन और अफोर्डेबिलिटी यही दो मेन चीज़ हमें देखने को मिल जाती है जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। सो अब यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन को लेकर के। सो इंट्रोडक्शन में सिंपली हम ये दिखा सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या चीज़ होती है और इंडिया में अभी फ़िलहाल क्या स्टेटस है। तो इन चीज़ों को हम लोग दिखा सकते हैं इंट्रोडक्शन के तौर पे। फिर हम लोग यहाँ पर एक फ्लो चार्ट दिखा सकते हैं, और फ्लो चार्ट में अभी जो मैंने यहाँ पर फ्लो चार्ट बनाया था सेम वही फ्लो चार्ट को यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का एक्चुअल में यूज़ कहाँ कहाँ है। फिर हम लोग मेन बॉडी पे आ जाएंगे, और मेन बॉडी पे हम लोग ये सारी चीज़ों को जो जो इंडिया के मेन अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर देंगे। फिर हम ये बताएंगे कि पुअर सेक्शन में आखिर में क्या प्रॉब्लम आ रही है, यही जो हमारी अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी है इसके बारे में बताएंगे। और लास्ट में हम लोग कंक्लूड ये कर देंगे कि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा उभरता हुआ अभी फ़िलहाल सब्जेक्ट है, एक रिसर्च एरिया जहाँ पर अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है, जिसमें हमारे जो साइंटिफिक कम्युनिटीज़ हैं और जो पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन है ये दोनों ही हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दिस इज़ गोइंग टू चेंज द फ्यूचर ऑफ द नॉट ओनली वर्ल्ड बट ऑल्सो इंडिया। अब इसके आंसर को अगर डिस्कस कर लिया जाए, इंट्रोडक्शन के तौर पे लिखा गया, इंडियाज मेन अचीवमेंट इन बायोटेक्नोलॉजी आर सिग्निफिकेंट एंड डाइवर्स, रिफ्लेक्टिंग द कंट्रीज कमिटमेंट टू लिवरेजिंग बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोसाइटल बेनिफिट। यहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का भी, कहीं ना कहीं जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिसमें हमारा गोल नंबर 1 पॉवर्टी, गोल नंबर 2 हंगर, गोल नंबर 3 एजुकेशन, इसके अलावा जो हमारे पास में टेरेस्ट्रियल और मरीन स्पीसीज़ के कंजर्वेशन को लेकर के भी है जिसमें हमारा गोल नंबर 14 एंड 15 आ जाता है। इन सब चीज़ों पर भी हम लोग इस बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही और ज़्यादा बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या क्या आखिर में अचीवमेंट्स हैं? हम लोग यहाँ पर वैक्सीन प्रोडक्शन को लेकर के भी बात कर सकते हैं कि इंडिया वैक्सीन का एक मेजर प्रोड्यूसर निकल करके आया है। इवन कोविड के बाद से हमें इंडिया के और ज़्यादा एक बेटर पोजीशन देखने को मिल रही है, वो ना सिर्फ डोमेस्टिक बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी हमें देखने को मिल जा रही है। इसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी इंडिया काफ़ी आगे बढ़ गया है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, जो हम लोगों ने अभी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में बात किया था, इंडिया यहाँ पर 10,000 जीनोम प्रोजेक्शन कर रहा है, जीनोम की सीक्वेंसिंग कर रहा है। इसके अलावा बीटी कॉटन जिस तरीके से हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉपिंग सिस्टम है, ये भी हम लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। फार्मास्यूटिकल में भी इंडिया काफ़ी आगे बढ़ गया है, कॉस्ट इफेक्टिव मेडिसिन लेकर के आया, और इनफैक्ट इसी वजह से हमें इंडिया में मेडिकल टूरिज्म भी देखने को मिल जाती है, और ये कहीं ना कहीं एक अफोर्डेबिलिटी का एक सिंबल देखने को मिल रहा है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स के जरिए भी हम ड्रग डिस्कवरी करते हैं, और यहाँ पर हम जीनोमिक रिसर्च करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लिख सकते हैं कि अलग अलग तरीके के हम डिवाइस बना करके रखे हुए हैं जो बायोडिग्रेडेबल भी है। मान लेते हैं अगर किसी बॉडी के किसी एक ऑर्गन में कोई एक डिसीज़ फैल गई है और उसमें फिर हमें सर्जरी की ज़रूरत है, तो सर्जरी के लिए अब हम लोग क्या किए हैं, हम एक बायोडिग्रेडेबल मेढक बना करके रखे हुए हैं। ये मेढक अल्टीमेटली हमारे बॉडी में जाएगा और जिस भी ऑर्गन में प्रॉब्लम है वहाँ जा करके उसको मतलब सही करके और वहीं पर रहेगा, और चूंकि ये बायोडिग्रेडेबल है तो इसको वापस से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे जो सीजेरियन एक्टिविटी होती है वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो ऑपरेशन है वो बड़े ईजिली कॉस्ट इफेक्टिव और अनपेनफुल मैनर में गुजर जाएगा। इसके अलावा बायो प्रोसेसिंग भी हो गई। बायो प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है विद रिस्पेक्ट टू एंजाइम प्रोडक्शन, बायोफ्यूल्स एंड अदर बायो प्रोडक्ट्स। ये जो हमारे एंजाइम्स हैं ये हमारे फूड के लिए, हमारे बॉडी के लिए, हमारे बॉडी के हेल्थ के लिए, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट होती है। और बायोफ्यूल तो हम लोगों को पता है एनर्जी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। बायोफ्यूल्स हमें अलग अलग तरीके की देखने को मिल जाती है, जैसे फर्स्ट जनरेशन,
सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन। तो बायोफ्यूल के बारे में थोड़ा सा ध्यान से देख लेना है, स्पेशली इथेनॉल बेस्ड जो हमारे बायोफ्यूल्स हैं इनके बारे में हमें बड़े ध्यान से देख लेना है, ये एक प्रोबेबल क्वेश्चन जरूर बन सकता है। फिर इसके अलावा स्टेम सेल पर रिसर्च भी की जा रही है जिसमें हम रीजनरेटिव मेडिसिन पर फोकस कर रहे हैं और जो अलग अलग तरीके की डेडली डिसीजेज हैं जैसे कैंसर या फिर कोरोना, तो इस तरीके की जितनी भी हमें वायरस बेस्ड देखने को मिल जाती है उन पर भी हम लोग स्टेम सेल की मदद से हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर में क्या है कि हम पुअर सेक्शन को यहाँ पर अपलिफ्ट कैसे करा सकते हैं, तो इसके लिए अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हेल्थ केयर सिस्टम हमें देना होगा। सो अफोर्डेबल हेल्थ सिस्टम के लिए हम लोग यहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिव मेडिसिन दे रहे हैं, डायग्नोसिस दे रहे हैं और हेल्थ केयर एक्सेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके लिए अलग अलग गवर्नमेंट ने स्कीम भी बना करके रखी हुई है, जैसे आयुष्मान भारत स्कीम निकाली गई है जो कि 5 लाख तक के कवर को प्रोवाइड करती है और ये टर्शरी सेक्टर तक की भी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा एग्रीकल्चर को इंप्रूव करना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग एग्रीकल्चर को भी इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का इस्तेमाल करते हैं जिससे फार्मर की ईल्ड बढ़ जाती है और जो क्लाइमेट की ये रेसिस्टेंसी देखने को मिल रही है, क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है, उससे भी ये हमारी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो है वो लड़ सकती है। बायोफ्यूल्स का भी हमें यहाँ पर डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है, न्यूट्रिशनल एनहेंसमेंट देखने को मिल रही है, जैसे हम लोग यहाँ पर फोर्टिफिकेशन का भी काम कर रहे हैं। ये जो फोर्टिफिकेशन है जिसमें जो भी लॉस्ट मिनरल्स होते हैं जैसे आयरन हो गया या फिर वाइटामिन्स हो गए, इनकी हम लेयरिंग कर रहे हैं, फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं जिससे शरीर को हमारे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल सके। डिसीज मैनेजमेंट का भी काम हम लोग इस बायोटेक्नोलॉजी के जरिए कर रहे हैं। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी यहाँ पर हम इंश्योर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो लास्ट में हम लोग कंक्लूड करते हुए ये कह सकते हैं कि these achievements and their implications for the poor underscore the transformative potential for biotechnology in driving inclusive growth and improving the quality of life for India's disadvantaged population. Ensuring equitable access to these advancements is essential for inclusive डेवलपमेंट। तो ये हम लोगों ने पूरा आंसर डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के है। क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर्स, ऑल्सो इल्यूसिडेट द इफेक्टिवनेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया। जब भी डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में चीज़ें आए, हमें दो नेटवर्क का या दो फ्रेमवर्क का मेंशन करना होता है। एक हमारे पास होती है जिसको बोलते हैं हम लोग ह्योगो प्रोटोकॉल, तो ह्योगो प्रोटोकॉल का हमें मेंशन करना होता है और दूसरा सेंडाई फ्रेमवर्क का हमें मेंशन करना होता है। ये दोनों फ्रेमवर्क एक्चुअल में ये बताती हैं कि हमें जब डिजास्टर्स आती है तो हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए, प्रिपरेशन, मिटिगेशन, क्या आखिर में करना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर इस जो फ्रेमवर्क है इसमें बताया गया है। यहाँ पर 5 स्टेप्स बताए गए हैं और इन 5 स्टेप्स को ही हमें यहाँ पर लिख देना होता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन के साथ में। इंट्रोडक्शन में ये कहा जाएगा, चूंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पहले अभी बताना है कि नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर्स में अंतर क्या होता है। सो हम इसी डेफिनेशन के साथ ही स्टार्ट करेंगे कि नेचुरल और जो मैन मेड डिजास्टर्स होते हैं दो अलग अलग तरीके के कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स होते हैं जो कि हमारे यहाँ पर लाइफ और जो मनी पावर है इन दोनों को ही एक तरीके से डैमेज और लॉस कर देते हैं। क्या डिफरेंस है? तो नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में बता सकते हैं कि जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं ये प्राइमरली ज्योग्राफिकल रीजन्स की वजह से हमें देखने को मिल जाते हैं। जिन ज्योग्राफिकल रीजन्स में हमें अर्थक्वेक, फ्लड, हरिकेन्स, वाइल्ड फायर, वोल्केनो, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं एटसेट्रा करके यहाँ पर लिख दीजिएगा। चूँकि ये ज्योग्राफिकल फिनोमिनाज हैं जो कि हमारे अर्थ के इंटीरियर से होती हैं और इसकी अर्थ के इंटीरियर की जो ये एनर्जी है, एनर्जी हमें दो तरीके से देखने को मिलती है। एक तो रेडियो एक्टिव एनर्जी हमें देखने को मिलती है और दूसरी होती है जो इसके अंदर में रेसिस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। इन ग्रेविटेशनल फोर्स और रेडियो एक्टिव एक्टिविटी की वजह से, इन एनर्जीज की वजह से हम लोग यहाँ पर जो भी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उनको प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं। सो दे आर अनप्रिडिक्टेबल एंड दे आर ऑफन टू प्रिवेंट, दे आर डिफिकल्ट टू प्रिवेंट। अब यहाँ पर प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ अलार्मिंग सिस्टम बना करके रखे हुए हैं। अलार्मिंग सिस्टम का मतलब कि हमें बहुत प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें कुछ समय पहले पता चल जाता है कि यहाँ पर डिजास्टर्स आ सकती है और इसके लिए अलार्मिंग सिस्टम, मैसेजिंग सिस्टम यानी SMS, ये सब बना करके रखे हैं। जल्दी जल्दी लोगों को खबर पहुँचा देंगे और अल्टीमेटली हम एरिया को इवैक्यूएट भी आसानी से करा सकें।
सो दिस कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज ऑल्सो, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये सभी हमें देखने को मिल जा रहा है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमें यहाँ पर अब फ्रिक्वेंट साइक्लोन देखने को मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा साइक्लोन अब देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ड्रॉट कंडीशन हमें देखने को मिल जा रही है, काफ़ी ज़्यादा फ्लडिंग कंडीशन भी हमें देखने को मिल जा रही है। जैसे अभी रिसेंट में हम लोगों ने देखा कि राजस्थान में, आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर राजस्थान के जैसलमेर में अचानक से बाढ़ आ गई थी, और ये जो बाढ़ आई थी उसके पीछे का रीज़न अभी हालांकि फाइंड आउट किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि ये टेथी सी के ही रेमिनेंट के फॉर्मेट में हमें देखने को मिल रहा है। दूसरा हमें देखने को मिल जाता है मैन मेड डिजास्टर्स के फॉर्मेट में। ये जो मैन मेड डिजास्टर्स होते हैं प्राइमरली ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही देखने को मिलते हैं। ये ह्यूमन एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, टेररिस्ट अटैक, वॉर या फिर इलीगल एक्टिविटीज़ की वजह से भी हमें देखने को मिल जाती है। ये इलीगल एक्टिविटीज़ में जैसे कि सैंड माइनिंग का होना, जिसकी वजह से नदी कटान हो जाती है और फिर फ्लडिंग कंडीशन आ जाती है, या फिर डिफॉरेस्टेशन का करना, डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड, रॉक स्लाइड, ये सब देखने को मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें जो मैन मेड डिजास्टर्स होते हैं वो अब ज़्यादा देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू द नेचुरल डिजास्टर्स। बस नेचुरल डिजास्टर की जो ग्रेविटी ऑफ लॉस होती है, जो लॉस होती है, उसके बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल जाती है। मैन मेड डिजास्टर्स को प्रिवेंट किया जा सकता है विद प्रॉपर प्लानिंग एंड सेफ्टी मेजर्स और रिस्क मैनेजमेंट के साथ में। इट कैन बी एम्पलीफाइड बाय नेचुरल फोर्सेज बट आर प्राइमरली ड्यू टू ह्यूमन एरर और नेग्लिजेंस। अब जैसे मान लो कि हमारे पास में यही लैंडस्लाइड का ही केस है, तो लैंडस्लाइड के केस में हमें देखने को मिल जाता है कि कहीं ना कहीं ये एक नेचुरल फिनोमिना है, लेकिन जब इसकी इलीगल कटिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा हम एक्टिविटीज़ करना शुरू कर देते हैं, डायनामाइट फोड़ देते हैं, तो जो हमारा स्लोप होता है वो स्लोप हमारी जो सॉइल होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है, और स्लोप होने की वजह से यहाँ पर और ज़्यादा हमें लैंडस्लाइड देखने को मिल जाती है। तो चूंकि ये है तो नेचुरल एक्टिविटी, लेकिन मैन मेड एक्टिविटी की वजह से ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फ्रीक्वेंट देखने को मिल जाती है। लास्ट में हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि एज फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया, it has shown improvement over the years, particularly in response to natural disasters like cyclone. The successful handling of Cyclone Fani is an example of in system's capability. However, challenges remain such as adapting to climate change, improving urban planning, ensuring last mile connectivity, and managing man-made disasters risk. Addressing these issues is crucial for enhancing overall disaster resilience and response capability in the country. The National Institute of Disaster Management plays a key important role in training, capacity building, developing disaster management system to improve India's preparedness and response to disasters. हालांकि देखिए ये सेम क्वेश्चन अगर मान लेते हैं कि पेपर नंबर 2 में पूछा जाता, तो पेपर नंबर 2 में जब हमें पूछा जाता तो इसके लिखने का तरीका बदल जाएगा। पेपर नंबर 2 में अगर क्वेश्चन पूछा जाता तो हम लोग यहाँ पर बात करें डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बारे में, जो कि 2005 में लाया गया था। इसके अलावा हम यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट की जो हायरार्कीज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे, जैसे यूनियन लेवल पे पीएम होते हैं, स्टेट लेवल पे सीएम होते हैं, और वही अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात किया जाए तो यहाँ पर हमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देखने को मिल जाते हैं। सो ये हम हायरार्कीज़ के बारे में बात करेंगे। हम यहाँ पर बात करेंगे किस तरीके से सिस्टम हमारा सेंट्रलाइज्ड के साथ साथ डिसेंट्रलाइज्ड भी हमें देखने को मिल जाता है। तो हम प्राइमरली इस एक्ट के बारे में बात करेंगे कि ये एक्ट किस तरीके से मैन मेड और नेचुरल डिजास्टर्स को किस तरीके से ये इंक्लूड करता है, रिकॉग्नाइज करता है, और उसके लिए क्या मिटिगेशनल मेजर्स प्रोवाइड करता है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में जो हमारे रिलीफ मेजर्स भी हैं, इन रिलीफ मेजर्स के बारे में भी हम लोगों को यहाँ पर बात करनी होती है कि इनके पास में अपनी खुद की भी फोर्सेज होती हैं, जो कि हमारे यहाँ के जो आर्म्ड फोर्सेज होते हैं वहीं से निकाल करके लेकर के यहाँ पर ट्रेनिंग करके दे दी जाती है। तो जब पेपर नंबर 2 में क्वेश्चन आएगा तो हम लोगों को यहाँ पर इस एक्ट के बारे में बात करना होगा, और पेपर नंबर 3 में जब क्वेश्चन आएगा तो वो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है कि हम लोगों को किस तरीके से हैंडल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आती है मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के। सो ये क्वेश्चन हमारा इंटरनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है, और इंटरनल सिक्योरिटी भी अगेन हमारे पेपर नंबर 3 में ही आती है। सवाल को एक बार पढ़ लेते हैं। सवाल है, मनी लॉन्ड्रिंग पोजेस अ सीरियस थ्रेट टू कंट्रीज इकोनॉमिक सॉवरेनिटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज मेड इट मोर चैलेंजिंग। आप लोग एक क्वेश्चन भी और भी प्रिपेयर करके रखिएगा, हालांकि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग पास्ट ईयर के क्वेश्चन से ही डिस्कस कर रहे हैं। वंस वी कंप्लीट द पास्ट ईयर क्वेश्चन वी विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एंड डिस्कसिंग सम प्रोबेबल क्वेश्चंस। हम लोग कुछ प्रोबेबल क्वेश्चन फिर डिस्कस करना शुरू कर देंगे। पहले पास्ट ईयर के बेसिस पर हम लोग देख रहे हैं कि पेपर किस तरीके से बनता है, और आप लोगों को भी एक आइडिया हो जाएगा कि आखिर में ये सीरीज किस तरीके से चलने वाली है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो
सदाबहार टाइप के होते हैं, कभी भी पूछे जा सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं। सो अल्टीमेटली हमारा मेन काम होता है कि हर एक थीम को कवर किया जाए और हम लोग हर एक तरीके के क्वेश्चन को लिखने के लिए कंफर्टेबल रहें। तो मेन चीज़ यहाँ पर है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस ऑब्वियसली कुछ डिस्कशन और कुछ मॉडल आंसर्स के थ्रू ही की जाती है। सो डिस्कशन तो हम लोग कर ही रहे हैं, और मॉडल आंसर्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से फिर जो ये पीडीएफ है इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसको रीड कर सकते हैं। यू कैन मेमोराइज सम ऑफ द आंसर्स, इट विल हेल्प यू इन राइटिंग एंड प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर आंसर। यहाँ पर जरा बात करते हैं कंट्री के बारे में। अब यहाँ देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर में मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता क्या चीज़ होती है। सो मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में पहले आप लोगों को पता होना चाहिए। दूसरा ये पता होना चाहिए कि कैसे एक कंट्री की सॉवरेनिटी को एक सीरियस थ्रेट पहुंचा रही है। ध्यान रखना है, ये पेपर नंबर 3 का क्वेश्चन है। सॉवरेनिटी वगैरह शब्द पेपर 2 के होते हैं, लेकिन हमें उसमें ट्रैप में फंसना नहीं है। हम लोगों को पेपर 3 वाली ही कंटेंट लिखनी होती है। हम लोगों को ये भी बताना है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी किस तरीके से चैलेंजिंग है। तो मैं यहाँ पर ये बोल रहा था कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हमारा टॉपिक है, थीम है, और इस पर क्वेश्चन भी और इस सिलेबस में भी दिया गया है। इस पर एक प्रोबेबल क्वेश्चन इस बार 100% बनने के चांस है, और वो है जो अभी फिलहाल साइबर अरेस्ट की कंडीशन चल रही है। ये जो साइबर अरेस्ट की कंडीशन चल रही है, इस पर मेक श्योर कि आप हमेशा तैयार रखिएगा एक आंसर, क्योंकि इस पर 100% श्योर है क्वेश्चन आने के। सो यहाँ पर अगर क्वेश्चन को डिस्कस किया जाए तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में हम लोगों को पहले इंट्रोडक्शन लिखना होगा। सो इंट्रोडक्शन में हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि आखिर में मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है। फिर उसके बाद से एक फ्लो चार्ट बना करके ये दिखा सकते हैं कि हमारी मनी लॉन्ड्रिंग किस तरीके से होती है। जैसे अगर हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बात करें तो तमाम तरीके के यहाँ पर टेक्निक्स इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि एक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पी नोट, पार्टिसिपेटरी नोट्स। दूसरी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं शेल कंपनी। तीसरी होती है जहां पर हम मनी को कई बार उसको मतलब चैनलाइज कर देते हैं। तो यहाँ पर चैनलाइजेशन हम लोगों ने करके रखा हुआ है कि एक ही पैसा जब बार बार रोटेट कर देते हैं इधर से उधर से इधर करके, तो फिर वो अपने आप में वाइट मनी लगने लगती है। तो ये ब्लैक मनी अल्टीमेटली इस तरीके से व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो जाती है। एंड ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ये भी एक मनी लॉन्ड्रिंग का ही तरीका बन जाता है। तो एक फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में हम लोग दिखा सकते हैं कि हमें मनी लॉन्ड्रिंग किस किस तरीके से देखने को मिल जाती है। मनी लॉन्ड्रिंग का इस्तेमाल हम लोग इलीगल एक्टिविटीज़ में भी कर लेते हैं। हम लोग का मतलब कि मैं नहीं करता हूँ, हम लोगों का मतलब कि जो भी यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग करता है उसके लिए कि ये इलीगल एक्टिविटीज़ में नॉर्मली इसका काम होता है। कुछ यहाँ पर स्पेसिफिक करेंसीज हो रखी हैं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में यूज़ किए जाते हैं। जैसे बिटकॉइन मनी लॉन्ड्रिंग का एक बहुत ही आसान तरीका हमें देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पर हम लोग आंसर को देखें तो मनी लॉन्ड्रिंग ये कहीं ना कहीं एक सीरियस थ्रेट हमारे कंट्री की सॉवरेनिटी को भी पहुँचा रहा है, क्योंकि इस मनी लॉन्ड्रिंग का जो भी पैसा होता है कहीं ना कहीं वो टेरर फंडिंग में चला जाता है, या फिर गन कल्चर में चला जाता है, या फिर इलीगल एक्टिविटीज़ में चला जाता है। और इन सभी के कारण से इंडिया में पॉवर्टी, इंडिया में अनरेस्ट, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ते जाती हैं। ऑब्वियसली दिस इज इकोनॉमिक सॉवरेनिटी का एक थ्रेट देखने को मिल जाता है। It refers to the process of making large amount of money generated by criminal activities such as drug trafficking, terrorist funding, appear to be earned legitimately. The implication of money laundering are vast and can determine the economic and financial stability of a country. क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पर, हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है determines legitimacy of private sector. कहीं ना कहीं जो भी इन्वेस्टमेंट्स आती हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में, तो कहीं ना कहीं कई बार हम लोगों को देखने को मिल जाता है कि ये इलीगल फॉर्मेट में भी आ जाती हैं। जैसे शेल कंपनी वगैरह बना करके जब भी पैसे आ जाते हैं, तो शेल कंपनी प्राइमरली बनाई जाती है एक तो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, और दूसरा कि टैक्स को बचाने के लिए, टैक्स इरोजन का भी काम यहाँ पर करते हैं ये लोग, और साथ ही साथ में कहीं ना कहीं दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। अब ये जो टैक्स इरोजन की जाती है, इससे हमारे कंट्री की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, उसको डीस्टेबलाइज करने की कोशिश की जाती है। प्लस साथ ही साथ में प्राइवेट कंपनी जो फॉरेन कंपनी होती है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से प्रॉफिट कमाती है और फिर उसका टैक्स पे नहीं करती है। तमाम तरीके के हमें केसेस देखने को मिल जाते हैं। वोडाफोन का एक केस हुआ था, वो आप बड़ा ही फेमस केस है वोडाफोन का केस, तो इसको आप लोग चाहे तो मेंशन कर सकते हैं, वोडाफोन केस। इसके अलावा कई केसेस हमें देखने को मिल जाते हैं, बट वोडाफोन केस एक काफ़ी फेमस केस रहा है, तो इस वजह से आप इसको कोट कर सकते हैं। दूसरा है लॉस ऑफ रेवेन्यू को लेकर के। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि टैक्स इरोजन की वजह से गवर्नमेंट को यहाँ पर टैक्स रेवेन्यू का लॉस हो जाता है। टैक्स रेवेन्यू का लॉस दो तरीके से होता है, एक तो जब बुक कीपिंग सही तरीके से नहीं होती है, और दूसरा अनडिक्लेयर्ड जब एसेट्स होते हैं इनकी वजह से। इसके अलावा इकोनॉमिक डिस्टॉर्शन और इंस्टेबिलिटी भी देखने को मिलती है।
Money laundering can cause unpredictable changes in money demand and increase the risk of monetary instability due to unanticipated cross-border asset transfer. Security threats भी होते हैं. It can compromise the integrity of nations' financial institution and system and has been linked to the funding of terrorism and other illegal activities. दूसरा पार्ट यहाँ पर पूछा गया था कि आईसीटी किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी एक चैलेंज बनी हुई है और कहीं ना कहीं दिस इज ऑल्सो हेल्पिंग. हमें ये चीज़ देखने को मिल जाती है कि जो हमारी आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है यह हम लोग तरह तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो हैकर्स होते हैं, हैकर जो होते हैं वो कंप्यूटर को हैक करके, सिस्टम को हैक करके फिर यहाँ पर बिटकॉइन की डिमांड करने लगते हैं. इसके लिए भी एक एग्जांपल यहाँ पर लिख सकते हैं. रिसेंट में हुआ क्या था कि महाराष्ट्र में जो एनटीपीसी प्लांट है, एनटीपीसी प्लांट कुछ समय के लिए यहाँ पर शटडाउन कर दी गई थी हैकर्स ने. बेसिकली ऐसा कहा जा रहा है कि वो चाइना बेस्ड हैकर्स थे और इन लोगों ने एनटीपीसी को हैक कर लिया था. एनटीपीसी को हैक करने के बाद में जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितने भी पावर प्लांट्स हैं, हर जगह की इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी गई थी और अचानक से आधे घंटे के अंदर ही अंदर में हमारा शेयर मार्केट भी काफ़ी डाउन चलना शुरू हो गया था. क्योंकि इंडस्ट्रीज़ अगर काम नहीं करेंगी, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो फिर कहीं ना कहीं सारी डिमांड एंड सप्लाई हमारी शट डाउन हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हमें देखने को मिल जाती है. सो एनटीपीसी वाला केस भी आप चाहे तो यहाँ पर कोट कर सकते हैं. सो ICT हैज़ एक्सैसरबेटेड द चैलेंज ऑफ कम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग. मनी लॉन्ड्रिंग के साथ और आईसीटी के साथ में हमें केस एक और देखने को मिल जाती है कि यहाँ पर हमें आइडेंटिफिकेशन हम नहीं कर पाते हैं कि आखिर में कर कौन रहा है. क्योंकि यहाँ पर फिशिंग पेजेस वगैरह होते हैं और यहाँ पर जो हैकर्स होते हैं अलग अलग तरीके के लेबलिंग यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग के कई सारे चैलेंजेस देखने को मिल जाते हैं. So digital age has revolutionized financial transactions, provide convenient and efficiency, but also opening new avenues for criminals to launder money discreetly and a global scale. इनफैक्ट यही मनी लॉन्ड्रिंग हमें साइबर फ्रॉड के फॉर्मेट में भी देखने को मिल जाता है, जहां पर लोग आप लोगों से OTP मांग लेते हैं, बैंक अकाउंट डिटेल्स मांग लेते हैं और फिर पैसे ट्रांसफ़र कर लिए जाते हैं और फिर अल्टीमेटली उस पैसे को चैनलाइज करके इधर उधर करके टेररिस्ट एक्टिविटीज़ या फिर इलीगल एक्टिविटीज़ में इसका यूज़ कर लिया जाता है. क्या क्या हमें यहाँ पर चैलेंजेस देखने को मिल रहा है? सबसे पहला चैलेंज तो यही है एनोनिमिटी एंड स्यूडो एनोनिमिटी को लेकर के. पता ही नहीं चल पाता है कि आखिर कौन सा बंदा है जो ये सारी एक्टिविटीज़ को जन्म दे रहा है. डिजिटल करेंसीज, ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज, ये कहीं ना कहीं एनोनिमिटी भी ऑफर करती हैं कि आप इस पर कुछ भी इंफॉर्मेशन भर सकते हैं. आपसे कोई आधार कार्ड, कोई पैन कार्ड का डेटा नहीं लिया जाता है कि आइडेंटिफाई कर सके कि कहाँ पर किस बंदे ने ये पूरी ट्रांजेक्शन्स की हैं. दूसरी बात, इनको ट्रेस करना भी थोड़ा मुश्किल इस वजह से हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं जो आईपी एड्रेस होती है, ये आईपी एड्रेस को भी ये हाइड कर लेते हैं या फिर आईपी एड्रेस को फ्लक्चुएट कराते रहते हैं या डायनेमिक बना देते हैं. हमारे पास जो आईपी एड्रेस होती है वो दो तरीके की होती है. एक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक आईपी, जो हमारे मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर या जिस भी चीज़ की होती है वो फिक्स होती है, और दूसरी होती है जो हमारी डायनेमिक होती है, जो नेटवर्क के साथ में चेंज होती रहती है. ये तो चलो ठीक है, नेटवर्क के साथ में चेंज हो रही है, लेकिन जो स्टैटिक है इसको भी जो हैकर्स हैं इसको भी वो बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं, जिससे कि आइडेंटिफिकेशन कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. इसके अलावा ग्लोबल रीच का भी हमें एक चैलेंज देखने को मिल जाता है. अब जो इंटरनेट है वो मनी लॉन्ड्रिंग करके वो क्रॉस द बॉर्डर भेज देता है. जैसे अगर मान लो बिटकॉइन के फॉर्मेट में ट्रांजेक्शन हुई है, बिटकॉइन से हुई है, तो आप बिटकॉइन को ट्रैक ही नहीं कर सकते हैं. सो दूसरी चीज़, हमारे यहाँ पर जो नेशनल लॉ है उसकी इन्फोर्समेंट इंडिया के बाउंड्री के अंदर ही केवल लगती है, इंडिया के बाउंड्री के बाहर नहीं लगती है. अगर मान लो ग्लोबल रीच में पहुँच गया तो हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वी डू नॉट हैव द लॉ एंड वी डू नॉट हैव द अथॉरिटी टू इम्प्लीमेंट दोज लॉज. दोनों ही प्रॉब्लम हमें देखने को मिल जाती हैं. इसके अलावा सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स भी हैं. साइबर जो क्रिमिनल्स होते हैं वो एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं अभी जो हमारी गवर्नमेंट है या जो काउंटर फोर्सेज हैं वो अभी उस लायक, या फिर कहा जाए उनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पाता है कि वो इन सारी चीज़ों को काउंटर कर सकें. फिर होती है रैपिड इवोल्यूशन को लेकर के. तो टेक्नोलॉजी जो होती है कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है, कंटिन्यूअसली अपने आप को मॉडिफाई करती रहती है. एंड दिस ऑफन आउटस्ट्रिप द रेगुलेटरी एंड लॉ इन्फोर्समेंट कैपेबिलिटीज, मेकिंग इट हार्ड टू कीप अप विद द न्यू मेथड ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. सो हम लोगों ने देख लिया कि क्या क्या यहाँ पर चैलेंजेस, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस होते देखने को मिल रही है. लास्ट में कंक्लूड करते हुए हम लोग लिख सकते हैं, टू काउंटर दीज चैलेंजेस नेशन नीड टू अडॉप्ट देयर मनी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्ट्रैटेजी टू द डिजिटल एज, enhancing international cooperation and leverage technology itself to improve monitoring and detection of suspicious activities. By doing so, they can protect their economic sovereignty and maintain the integrity of their financial system. हालांकि यहाँ पर देखिए कई और भी चीज़ें हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए फ़िलहाल इतना ही काफ़ी रहेगा.
नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए हम लोग अगर डिस्कस करें, व्हाट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चेंजेस अकर ड्यू टू मीडिया रिवोल्यूशन इन इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मीडिया इन नेशनल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी। ये क्वेश्चन देखिए, सेम यही क्वेश्चन हमें पेपर नंबर 1 में भी देखने को मिल सकता है, पेपर नंबर 2 में भी देखने को मिल सकता है और पेपर नंबर 3 में तो हम लोग देख ही रहे हैं। इसके अलावा पेपर नंबर 4 एथिक्स का भी जो है वहां पर भी हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं जब हम मीडिया एथिक्स के बारे में बात करेंगे। सो यहाँ पर हमें मीडिया एथिक्स एक देखने को मिल जाती है। एथिक्स चलो ठीक है, एक काफ़ी डिफरेंट सब्जेक्ट है, डिफरेंट टॉपिक है। मान लो सेम क्वेश्चन अगर पेपर नंबर 1 में पूछा जाता है तो हम लोग यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ प्रेस के बारे में बताएंगे, हिस्ट्री ऑफ प्रेस के बारे में बताएंगे। हम लोग यहाँ पर बताएंगे कि किस तरीके से हमारे यहाँ प्रेस का एक तरीके से स्टार्टिंग हुआ था। पोर्चुगीज से हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पर जेम्स ऑगस्टस हिक्की और बकिंघम, और फिर इसके बाद हम लोग प्रेस लिबरेटर, ठीक है, लिटन, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो हिस्ट्री ऑफ प्रेस के बारे में, हिस्ट्री ऑफ मीडिया के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे जब भी पेपर नंबर 1 में क्वेश्चन आएगा। तो पेपर नंबर 2 में अगर क्वेश्चन आएगा तो हम लोग यहाँ पर मीडिया पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे मीडिया का जो सोशल ट्रायल होने लगता है किसी भी विक्टिम का या फिर किसी भी एक्यूज्ड का, वो हम लोग दिखाएंगे। कहीं ना कहीं मीडिया के बेसिस पर अब उस व्यक्ति का जो सोशल हरासमेंट है, सोशल एक्सप्लॉयटेशन है, वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। पहले हमें लीगल चैनल से होकर के चले जाना चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मीडिया उस चीज़ को इतना ज़्यादा एग्जर्बेट कर देती है कि उस बंदे की जो सोशल वैल्यू है वो खत्म हो जाती है। वो अपने आप में एक बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हमें देखने को मिल जा रहा है। अब पेपर नंबर 3 का जो क्वेश्चन है, तो पेपर नंबर 3 के हिसाब से जरा डिस्कस कर ही लेते हैं कि यहाँ पर क्या है। आगे इनफैक्ट क्वेश्चन में ये भी बोला गया है कि रोल ऑफ मीडिया इन इंटरनेशनल एंड नेशनल सिक्योरिटी में भी हमें बताना है कि क्या है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर में बात करेंगे, इंट्रोडक्शन में पहले हम लोग बताएंगे मीडिया रिवोल्यूशन किस तरीके से हो रही है। सो मीडिया रिवोल्यूशन जो पहले केवल और केवल टीवी चैनल्स और फिर ऑल इंडिया रेडियो में ही सिर्फ रहता था, अब वो बदल करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आ गया है। टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब लाइव टेलीकास्ट भी किया जाना शुरू कर दिया गया है। So driven by technological advancement has brought about significant changes in India and around the world। अब कई सारे हमें YouTube पर भी प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी देखने को मिल जा रहे हैं, जो छोटे छोटे न्यूज़ चैनल्स हैं या जो कह सकते हैं कि फ्रीलांसर्स हैं, दे आर ऑल्सो पुटिंग देयर न्यूज़, वो भी अपनी न्यूज़ को, वो भी अपनी क्लिप्स को अब इन प्लेटफॉर्म पर डाल करके दिखा रहे हैं कि व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ आवर मीडिया। कहीं ना कहीं रियलिटी ऑफ मीडिया की जो पावर है उसको भी दिखा रहे हैं। इसमें तमाम चीज़ें हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन एक्सेसिबिलिटी। अब मीडिया चूँकि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस हो गया है, तो इट इज़ नाउ ईजिली एक्सेसिबल बाय ऑल द पीपल, सभी लोगों के द्वारा ईजिली एक्सेसिबल हो गया है। तो काफ़ी रैपिड तरीके से हम न्यूज़ भी प्राप्त कर लेते हैं और डाइवर्स पर्सपेक्टिव हम लोगों को देखने को मिल जाता है। तमाम तरीके के हमें इशूज़, तमाम तरीके के इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग देख सकते हैं, अभी रिसेंट में ही आप लोगों ने केस सुना होगा, अतुल प्रकाश राय नाम था, अतुल, जिन्होंने सुसाइड कर लिया था और सुसाइड करने के बाद में फिर इसके बाद से विक्टिम बनाया गया उनकी वाइफ को। वाइफ का एक तरीके से सोशल ट्रायल हो गया और फिर तमाम तरीके की खबरें इधर उधर करके दिखानी शुरू हो गई। बट वहाँ पर हमें दो अलग अलग पर्सपेक्टिव देखने को मिल जाता है, एक जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है और एक जो फेमिनिन को ही एक एक्यूज्ड पर मतलब बना करके रखा हुआ है कि इन्होंने एक तरीके से एलिमनी को ही एक बेसिस बना दिया है कि एलिमनी के करके फिर अल्टीमेटली जो होता है इनसे पैसे वसूले जाएंगे। तो ये दो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हमें देखने को मिल जाते हैं। दूसरा, इंक्रीज्ड अवेयरनेस। मीडिया के बेसिस पर हम लोग, हमारे जो सिटीजन है वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं। अब उनको लीगल नॉलेज भी धीरे धीरे पता चल रही है, इन्वायरमेंटल नॉलेज पता चल रही है। इससे जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो अब अपना पावर का मिसयूज़ नहीं कर पा रहे हैं। पहले होता क्या था कि मान लो जो भी अथॉरिटी है वो कहीं ना कहीं हरासमेंट का केस हमें देखने को मिल जाता था, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल हरासमेंट। लेकिन अब यही चीज़ जब लोग मीडिया के थ्रू अवेयर हो गए हैं तो वह अब काउंटर क्वेश्चन कर लेते हैं कि आखिर में आपके पास में क्या पावर है और किस बेसिस पर आप मुझे हरास कर रहे हैं। इसके अलावा एम्पावरमेंट और अकाउंटेबिलिटी का भी केस हो गया है। सोशल मीडिया के बेसिस पर अब जो भी अथॉरिटीज़ है वो खुद को भी अकाउंटेबल दिखाना पड़ जाता है उनको भी, क्योंकि कहीं ना कहीं सब कुछ अब हमें प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाता है, हर चीज़ ईजिली अवेलेबल है। लोग अब डायरेक्ट जो है स्टिंग ऑपरेशन कर लेते हैं, तुरंत वीडियो बना लेते हैं। और इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहती है कि अगर कोई भी बंदा आप लोगों से किसी भी तरीके का रिश्वत मांगे, कोई भी करप्शन अमाउंट मांगे, तो फिर आप उसकी या तो ऑडियो रिकॉर्डिंग बना सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग बना सकते हैं, या फिर आप सीधे CBI नंबर दिया रहता है, उस नंबर पर आप कांटेक्ट करके उस अथॉरिटी के बारे में डिटेल बता सकते हैं और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर एक्शन लेगी। इसके अलावा ग्लोबल रीच भी हमें देखने को मिल जाता है कि हमारे पास जो इंटरनेट है वो तो एक ग्लोबल रीच की चीज़ है।
हर बंदा उसको एक्सेस कर सकता है और उसी तरीके से कहीं ना कहीं हमें ग्लोबली हमें पता चल जाता है। इससे फ़ायदा भी है, इससे नुकसान भी है। कहीं ना कहीं जो इंटरनल न्यूज़ हमारे इंडिया की है वो वर्ल्ड वाइड फैल जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर दिल्ली में फार्मर प्रोटेस्ट हुए थे, ये एक इंटरनेशनल मैटर बन गया था। इसके अलावा कश्मीर का मैटर एक इंटरनेशनल मैटर बन जाता है। सिमिलरली इसी तरीके से सहारनपुर में केस हुआ था, वहाँ पर भी इंटरनेशनल मैटर बन गया था। तो कई सारे इस तरीके के हमें केसेस देखने को मिल जाते हैं जिस पर जो इंटरनल मैटर होते हैं वो भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाते हैं और फिर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रायल होना शुरू हो जाता है। ये चीज़ अच्छी भी है और कहीं ना कहीं हमारे सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी के लिए खतरा भी बन सकती है, लेकिन दोनों ही चीज़ें हमारे लिए यहाँ पर ज़रूरी हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल जाती है। द मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडियाज़ इकॉनमी, जनरेटिंग जॉब एंड स्टिमुलेटिंग ग्रोथ। कई सारे निगेटिव चेंजेस भी हमें देखने को मिल जाते हैं, कुछ तो हम लोगों ने बात की है, कुछ यहाँ पर और भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ बहुत तेज़ी से फैलती है व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, अलग अलग तरीके से, और लुभावने टाइप के, अट्रैक्टिव बना करके, ल्यूक्रेटिव बना करके फिर यहाँ पर न्यूज़ को परोस दिया जाता है जो जनता यहाँ पर चाहती है। नॉर्मली हमें रिलीजन का एक बेसिस देखने को मिल जाता है। अगर कहीं पर भी किसी भी तरीके का अगर बात चल रही होती है, कोई भी डिबेट चल रही होती है, तो वहाँ पर रिलीजन का एक एंगल लगा करके फिर लोगों को पोलराइज करने की कोशिश की जाती है। सेंसिटाइजेशन भी हो जाती है, कहीं ना कहीं सेंसेशनल न्यूज़ वगैरह लगा करके, ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग करके कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ सेंसेशन बनाने की कोशिश की जाती है और सेंसेशन अल्टीमेटली यहाँ पे एक वाइल्ड फायर के तरीके से भी काम करता है और फिर कहीं ना कहीं एक एजिटेशन, एक हमें जो है आगजनी वगैरह देखने को मिल जाती है। प्राइवेसी कंसर्न्स भी होते हैं और पोलराइजेशन केस तो हम लोगों ने बात कर ही लिया है। सो द रोल ऑफ मीडिया इन नेशनल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ मल्टीफेसेटेड। क्या चीज़ है? नेशनल सिक्योरिटी के लिए बात करें तो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन होती है, मॉनिटरिंग गवर्नमेंट होती है, काउंटर टेररिज्म का भी केस होता है। इंटरनेशनल सिक्योरिटी में इसी तरीके से ग्लोबल रिपोर्टिंग, डिप्लोमेटिक टूल्स और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इन सारी चीज़ों का हमें मेंशन मिल जाता है। एक बार उसको गो थ्रू कर सकते हैं आप, दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स। लास्ट में कंक्लूड करते हुए हम लोग लिख सकते हैं कि बैलेंसिंग मीडिया freedom and security concern is crucial, while a free media is vital for democracy and global understanding. It must adhere to ethical standard and avoid sensationalism and accept responsibility for its reporting consequences. तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया जीएस पेपर नंबर 3 के लिए। इस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से जा करके, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे हमारा डिस्कशन। चलिए फिर, थैंक यू सो मच।